नमस्कार। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोरा का 28वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। दोस्तों, गोरा उपन्यास में साथ चलते चलते हम आधे से ज़्यादा उपन्यास का सफ़र तय कर चुके हैं। वैसे तो हर एपिसोड में मैं कहानी को संक्षिप्त रूप में बताती जाती हूँ, लेकिन अगर कहीं कुछ रह गया हो और आपने पीछे के कुछ एपिसोड्स या सारे ही एपिसोड्स मिस कर दिए हों और आपको कहानी जानना हो एक एपिसोड में, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। ऊपर आई बटन पर इसका लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गोरा भाग 1 से भाग 21 तक वाले वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो भाग 21 तक की सारी कहानी बहुत ही संक्षिप्त में मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। वहाँ से अगर आप सुनेंगे तो कहानी आपको पता चल जाएगी कि कहानी ने कहाँ कहाँ किस किस तरह का मोड़ लिया, और आप कहानी से अपने आप को आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ज़रूर सुनिए अगर आपने मिस कर लिया हो तो। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। परेश बाबू विनय को समझाते हैं कि ललिता को संकट से उबारने के लिए वह कोई दुस्साहसपूर्ण काम न कर बैठे। समाज की आलोचनाओं का अधिक मूल्य नहीं है। यह जो हलचल है वह कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगी। लेकिन विनय मानो कमर कस कर आया था। परेश बाबू के इतना समझाने पर भी उसका मन ललिता की तरफ से विमुख नहीं हो रहा था। उसने उनके सामने प्रस्ताव रख दिया। वरदा सुंदरी और परेश बाबू दोनों ने ही विनय को कहा कि उसे दीक्षा लेनी होगी। विनय कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। वरदा सुंदरी विनय से कहती हैं कि बिना दीक्षा ब्रह्म समाज में तुम्हारा विवाह संभव नहीं है। विनय बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। कुछ समय पूर्व ही सिविल मैरिज का कानून पास हुआ था। उस समय विनय और गोरा ने अखबारों में इस कानून के विरुद्ध कड़ी आलोचना की थी। आज उसी सिविल मैरिज को स्वीकार करके विनय घोषित करेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। यह उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और बिना दीक्षा परेश बाबू यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। विनय निराश बाहर चला जाता है। गोरा एक पूरे महीने जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। विनय और परेश बाबू उसे लेने जाते हैं। इतने दिनों बाद गोरा से मिलकर आनंदमयी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। सभी मिलकर बातें करने बैठते हैं कि वहीं महिम आ जाता है और वह गोरा से मुहूर्त वाली बात छेड़ देता है। विनय के फिर से पीछे हटने की आहट पाकर महिम खिंच जाता है और गुस्से में गोरा को विनय और ललिता के संबंध की सारी घटना बता देता है, और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन वाली बात भी वह बता देता है। विनय स्वयं ही गोरा को यह बताना चाहता था, परंतु महिम ने बिल्कुल अचानक ही सारी बातें सामने रख दी। विनय गोरा को समझाने की कोशिश करता है कि अनिवार्य घटनाओं के कारण ललिता के साथ उसका संबंध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जहां यदि वह उससे विवाह नहीं करता तो ललिता को अकारण ही अपमान और अन्याय सहते रहना होगा। विनय और गोरा में जोर की बहस छिड़ जाती है और गोरा कमरे से बाहर निकल आता है। विनय वहीं कमरे में बैठा रह जाता है। गोरा जिस वक्त सुचारिता के विचारों से अपने आप को दूर करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा था, उस वक्त वह अपने मन से उसे भुलाने में लगभग कामयाब सा हो गया था। परंतु जब वह जेल गया तब वहां के एकांतपन में उसे सुचारिता से उसका नया परिचय हुआ। एक तरह से कहा जाए तो वहां सुचारिता ही उसकी साथी थी। इन सब बातों को याद करके गोरा विनय तथा अन्य लोगों के प्रति मन ही मन झुक रहा था। गोरा अपने विचारों पर खुद भी चकित हो रहा था। जेल से छूटकर आने के बाद सुचारिता स्वयं गोरा से मिलने उसके घर आती है, और आनंदमयी विनय और गोरा से बातचीत करते करते उन दोनों के बीच पहली मुलाकात की झिझक मिट जाती है। जाते समय सुचारिता विनय को अपने घर आमंत्रित करती है। विनय जब सुचारिता के घर जाता है तब हरिमोहिनी से उसकी भेंट होती है। हरिमोहिनी जब परेश बाबू के घर में रहती थी तब विनय से बहुत अधिक स्नेह रखती थी, परंतु अब जब वह अपने घर आ गई है तो वह नहीं चाहती कि बहुत लोग उनके घर आना जाना करें। सुचारिता को भी वह बिल्कुल अपने ढंग में बांधे रखना चाहती है। अखबार में विनय और ललिता के संबंध में जो अफवाहें निकली हैं उसी पर सुचारिता विनय से चर्चा करना चाहती है। वह ललिता को भी उसी समय वहां बुलवाती है और खुद स्नान करने के बहाने से चली जाती है। ललिता जब आती है तब सिर्फ विनय को वहां पाकर झिझक जाती है और साथ ही साथ खिंच भी जाती है।
दरअसल जब से गोरा जेल से छूटकर वापस आया है, ललिता को लगता है कि विनय सिर्फ गोरा का भक्त है और कुछ भी नहीं। इसी वजह से वह विनय से चिढ़ने लगती है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, जिससे विनय बहुत आहत हो जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। स्नान करके सतीश को भोजन खिलाकर स्कूल भेजकर सुचारिता जब विनय के पास आई तब वह उदास बैठा हुआ था। सुचारिता ने पहली बात फिर नहीं उठाई। विनय बिना हाथ मुंह धोए कुल्ला किए बिना ही भोजन करने बैठ गया। हरिमोहिनी ने कहा, अच्छा बेटा, तुम तो हिंदुओं का नियम ही नहीं मानते हो, तब फिर तुम्हारे ब्रह्म हो जाने में बुराई ही क्या थी? मन ही मन विनय ने कुछ आहत होकर कहा, जिस दिन समझ लूं कि हिंदूपन का मतलब सिर्फ खान पान और छुआछूत के निरर्थक नियम ही है, उस दिन चाहे ब्रह्म, चाहे क्रिश्चियन, चाहे मुसलमान, कुछ भी हो जाऊं। लेकिन अभी हिंदुत्व पर इतनी अश्रद्धा भी नहीं हुई है। जब विनय सुचारिता के घर से चला तब उसका मन बहुत ही अशांत था, मानो चारों ओर से धक्के खाता हुआ वह एक निराशा शून्य में आ गिरा था। इधर गोरा के निकट अपना पूरा स्थान पाना उसके लिए कठिन हो गया था, उधर ललिता भी उसे दूर धकेल रही थी। यहाँ तक कि हरिमोहिनी के साथ उसका संबंध भी अब इतने कम समय में ही विच्छिन्न होने लगा था। वरदा सुंदरी एक समय उससे आंतरिक स्नेह करती थी। परेश बाबू भी अब उससे स्नेह करते हैं, लेकिन स्नेह के बदले में उनके घर में उसने ऐसी अशांति ला दी है कि अब वहां भी उसके लिए कोई जगह नहीं रही। जिनसे उसे प्रेम है, उनकी श्रद्धा और प्यार के लिए विनय हमेशा लालायित रहता है। उसे कई प्रकार से अपनी ओर खींचने की शक्ति भी उसमें बहुत है। वही विनय आज अचानक अपनी चिर अभ्यस्त प्रीति की लीक से जैसे हट गया। यही बात वह मन ही मन सोचने लगा। सुचारिता के घर से बाहर निकलकर अब वह कहाँ जाए, यही वह नहीं सोच पा रहा है। एक समय था जब वह बिना कुछ सोचे सहज ही गोरा के घर की ओर चल पड़ता था, लेकिन वहां जाना आज उसके लिए पहले जैसा सहज स्वाभाविक नहीं रह गया। यदि जाएगा भी तो गोरा के सामने उपस्थित होकर उसे चुप ही रहना होगा। वह नीरवता उससे सही नहीं जाएगी। इधर परेश बाबू का द्वार भी उसके लिए खुला नहीं है। यह मैं कैसे और क्यों अस्वाभाविक स्थिति में आ पड़ा? सिर झुकाए यह सोचता हुआ धीरे धीरे विनय चलता रहा। हेतुआ तालाब के पास आकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तक उसके जीवन में जो भी छोटी बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, उसने अपने बंधु के साथ उसकी चर्चा करके उसका कुछ न कुछ समाधान कर लिया है। पर आज वह मार्ग खुला नहीं है। आज उसे अकेले ही सोचना होगा। विनय में आत्मविश्लेषण की शक्ति की कमी नहीं है। सारा दोष बाहर की घटनाओं पर मढ़कर खुद छुट्टी पा लेना उसके लिए सहज नहीं है। अकेले बैठकर उसने अपने आप को ही उत्तरदायी ठहराया। मन ही मन उसने कहा, माल भी रखूंगा और उसका दाम भी न दूंगा। ऐसी चतुराई दुनिया में नहीं चल सकती। कोई एक चीज चुन लेना चाहते ही किसी दूसरी चीज का त्याग करना ही होता है। जो व्यक्ति मन कड़ा करके किसी एक को नहीं छोड़ पाता, उसकी मेरे जैसे ही गति होती है। वह सभी कुछ खो देता है। दुनिया में जो लोग अपने जीवन का रास्ता सख्त होकर चुनते हैं, वे ही निश्चिंत हो पाते हैं। जो अभागे यह मार्ग भी पकड़ना चाहते हैं और वह मार्ग भी छोड़ना नहीं चाहते, जो अपने को किसी से भी वंचित नहीं कर सकते, वे अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। वे राह के कुत्ते की तरह मारे मारे फिरते हैं। रोग का निदान करना कठिन है, लेकिन निदान हो जाने से ही उसका इलाज सहज हो जाता है, यह बात भी नहीं। विनय के समझने की शक्ति बड़ी तीव्र थी। कुछ करने की शक्ति का ही उसमें अभाव था। इसलिए वह अब तक अपने से अधिक प्रबल इच्छा वाले अपने बंधु पर निर्भर करता आया था। अंत में अत्यंत मुसीबत में पड़कर आज उसने सहसा पहचान ही लिया कि अपनी शक्ति न रहने पर भी छोटे मोटे काम तो किसी तरह उधार पर चला लिए जा सकते हैं, लेकिन असली जरूरत के समय दूसरे का हवाला देकर काम नहीं चलाया जा सकता। सूर्य की ओट में जाने से जहां अब तक छाया थी वहां धूप आ गई थी। तब वह पेड़ के नीचे से उठकर फिर सड़क पर आ गया। थोड़ी दूर जाते ही सहसा उसने पुकार सुनी, विनय बाबू, विनय बाबू। और क्षण भर बाद ही सतीश ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय वह स्कूल से लौट रहा था। सतीश ने कहा, चलिए विनय बाबू, मेरे साथ घर चलिए। विनय ने कहा, यह कैसे हो सकता है सतीश बाबू? सतीश ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? विनय बोला, ऐसे बार बार जाने से तुम्हारे घर के लोग मुझसे ऊब नहीं जाएंगे?
सतीश ने विनय की इस दलील को जवाब देने लायक भी नहीं समझा। बोला, नहीं, आप चलिए तो। विनय का उसके परिवार के लोगों के साथ जो संबंध है उसमें कितनी बड़ी क्रांति हो गई है, बालक सतीश यह सब कुछ नहीं जानता। वह तो केवल विनय से स्नेह करता है। विनय का हृदय यह बात सोचकर अत्यंत विचलित हो उठा। उसके लिए परेश बाबू के परिवार ने जिस स्वर्गलोक की सृष्टि की थी उसमें केवल इस बालक के आनंद की ही संपूर्णता अक्षुण्ण है। इस प्रलय के दिन में भी उसके मन पर किसी संदेह के बादल की छाया नहीं पड़ी है। समाज में किसी वार ने उसमें कोई दरार नहीं डाली है। सतीश के गले में बाहें डालते हुए विनय ने कहा, चलो भाई, तुम्हारे घर के दरवाजे तक तो तुम्हें छोड़ आऊं। सतीश की बाह को घेर कर विनय जैसे सुचारिता और ललिता के उस स्नेह और दुलार के माधुर्य को स्पर्श कर रहा था जो सतीश के जीवन में शिशुकाल से ही वंचित रहा होगा। सतीश सारे रास्ते जो बहुत बेसिर पैर की बातें करता रहा वे विनय के कानों को बहुत मीठी लगी। उस बालक के मन की सरलता के संपर्क में वह अपने जीवन की जटिल समस्या को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भुला पाने में समर्थ हुआ। परेश बाबू के घर के आगे ही सुचारिता के घर का रास्ता था। रास्ते से ही परेश बाबू के घर की निचली मंजिल का बैठने का कमरा दिखता था। विनय उस कमरे के सामने आते ही बार बार उधर देखे बिना न रह सका। उसने देखा मेज के सामने परेश बाबू बैठे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं या नहीं यह वह नहीं समझ सका। ललिता की ओर पीठ किए परेश बाबू की कुर्सी के पास बेंत के एक छोटे से मोड़े पर छात्र से चुपचाप ललिता बैठी हुई है। सुचारिता के घर से लौटने पर ललिता का हृदय जिस क्षोभ से असहाय रूप से व्याकुल हो उठा था उसका निवारण करने का कोई उपाय वह न जानती थी। इसीलिए ललिता धीरे धीरे आकर परेश बाबू के पास बैठ गई थी। परेश बाबू में एक ऐसी शांति झलकती थी कि बेचैन ललिता अपनी चंचलता का दमन करने के लिए बीच बीच में उनके पास आकर चुपचाप बैठती थी। परेश बाबू पूछ बैठते, क्या है ललिता? तो ललिता उत्तर देती, कुछ नहीं बाबा, तुम्हारा कमरा बड़ा ठंडा है। ललिता उनके पास आज अपना घायल हृदय लेकर आई है, यह परेश बाबू स्पष्ट समझ गए थे। स्वयं उनके भीतर भी एक वेदना टीस कर रही थी। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसी बातें छेड़ दी जिनसे व्यक्तिगत जीवन के छोटे सुख दुख का भार हल्का हो जाए। विनय बाप बेटी की इस एकांत बातचीत का दृश्य देखकर क्षण भर के लिए ठिठक गया। सतीश क्या कह रहा है उसने जैसे सुना ही नहीं। उस समय सतीश ने उससे युद्ध विद्या के बारे में एक बड़ा कठिन प्रश्न पूछा था। अगर बहुत से बाघ पकड़कर बहुत दिनों तक उन्हें सिखाया जाए और फिर अपनी सेना की अग्रिम पंक्ति में रखकर युद्ध किया जाए तो क्या विजय निश्चित न होगी? यही उसका प्रश्न था। उन दोनों का प्रश्नोत्तर अब तक बिना बाधा के होता आ रहा था। अब अचानक बाधा का अनुभव करके सतीश ने विनय के चेहरे की ओर देखा। फिर विनय की दृष्टि का अनुसरण करते हुए परेश बाबू के कमरे की ओर देखते ही चिल्ला उठा, ललिता दीदी, यह देखो, मैं विनय बाबू को रास्ते से पकड़ कर लाया हूं। विनय पसीना पसीना हो उठा। कमरे में बैठी ललिता पल भर में मोढ़े से उठ खड़ी हुई और परेश बाबू ने मुड़कर रास्ते की ओर देखा। विनय बड़े असमंजस में पड़ गया। विनय ने सतीश को विदा देकर परेश बाबू के घर में प्रवेश किया। उनके कमरे में पहुंचकर देखा कि ललिता चली गई थी। उन सबको वह शांति भंग करने वाला उग्रवादी सा लग रहा होगा, यह सोचकर वह सकचाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। विनय ने स्वास्थ्य आदि साधारण शिष्टाचार के बाद सहसा बात शुरू की। मैं जब हिंदू समाज के आचार विचार में श्रद्धा नहीं रखता और रोज रोज उसे तोड़ता ही रहता हूँ, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्म समाज में आश्रय लेना ही मेरे लिए उचित होगा। मेरी इच्छा है कि आपसे ही दीक्षा ले लूँ। अभी 15 मिनट पहले भी इस संकल्प और इस इच्छा ने विनय के मन में स्पष्ट आकार नहीं लिया था। परेश बाबू थोड़ी देर स्तब्ध रहकर बोले, अच्छी तरह सब बातें सोचकर देख ली हैं? विनय ने कहा, इसमें और कुछ सोचने को तो नहीं है, बस इतना ही सोचना है कि उचित क्या है और क्या अनुचित, और वह बहुत सीधी बात है। हमने जो शिक्षा पाई है उससे मैं किसी तरह ईमानदारी से आचार विचार को ही परम धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मेरे व्यवहार में कदम कदम पर विसंगति दिखती है, और जो हिंदू धर्म में पूरी श्रद्धा रखते हैं उनके साथ जुड़ा रहकर मैं उन्हें बराबर चोटी पहुंचाता रहा हूँ। यह मेरे लिए बिल्कुल अनुचित है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी स्थिति में और कोई बात न सोचकर इस अन्याय को दूर करने के लिए मुझे ही प्रस्तुत होना चाहिए।
नहीं तो मेरा आत्मसम्मान बना नहीं रह सकता। हालांकि परेश बाबू को समझाने के लिए इतनी लंबी व्याख्यान की जरूरत नहीं थी। ये सब बातें स्वयं अपने को बल देने के लिए ही थी। वह न्याय और अन्याय के एक द्वंद्व में पड़ा हुआ है, जिसमें सब छोड़कर उसे न्याय का पक्ष लेना ही होगा। यह सोचकर उसकी छाती गर्व से फूल उठी। मनुष्यत्व की मर्यादा तो रखनी ही होगी। परेश बाबू ने पूछा, धर्म विश्वास के बारे में ब्रह्म समाज में तुम्हारा मतैक्य तो है ना? थोड़ी देर चुप रहकर विनय बोला, आपसे सच कहूं, पहले मैं सोचता था कि मेरा कुछ न कुछ धर्म विश्वास है। इसे लेकर कई लोगों से मेरा काफ़ी झगड़ा भी होता रहा है, लेकिन आज मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे जीवन में अभी धर्म विश्वास विकसित ही नहीं हुआ है। इतना भी समझ सका हूँ तो आपको देखकर। अपने जीवन में धर्म की मुझे सच्ची आवश्यकता नहीं हुई है और इसमें सच्चा विश्वास नहीं उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कल्पना और युक्ति कौशल से मैं अब तक अपने समाज में चल रहे धर्म की तरह तरह की सूक्ष्म व्याख्या करके केवल अपनी तर्क करने की योग्यता बढ़ाता रहा हूँ। कौन धर्म सच्चा है यह सोचने की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिस धर्म को सच्चा कहने से अपनी जीत हो जाए, उसी को सच्चा बताकर साबित करने में जुट गया हूँ। प्रमाण देना जितना कठिन हुआ है, उतना ही प्रमाण पाने पर मैंने अहंकार किया है। मेरे मन में कभी धर्म विश्वास संपूर्ण सत्य और स्वाभाविक हो सकेगा या नहीं, यह मैं आज भी नहीं कह सकता। लेकिन अनुकूल अवस्था में रहने पर और दृष्टांत सामने होने पर मैं इधर बढ़ सकता हूँ, यह निश्चित है। कम से कम जो बातें भीतर ही भीतर मेरी बुद्धि को अखरती है, जीवन भर उन्हीं का झंडा फहराते हुए घूमने की ग्लानि से तो मैं मुक्ति पा सकूंगा। परेश बाबू से बात करते करते विनय अपनी वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल युक्तियों को रूप देने लगा। वह ऐसे उत्साह से बातें करने लगा जैसे बहुत दिनों के तर्क वितर्क के बाद वह इस दृढ़ सिद्धांत पर पहुंच सका है। फिर परेश बाबू ने उसे कुछ दिन और सोच लेने के लिए आग्रह किया। इससे विनय ने समझा कि परेश बाबू को उसकी दृढ़ता पर शंका है, जिससे उसका हठ और भी प्रबल हो उठा। बार बार वह यह जताने लगा कि उसका मन एक असंदिग्ध बिंदु पर जा पहुंचा है, जहां उसके जरा भी हिलने डुलने की कोई संभावना नहीं। ललिता से विवाह की बात दोनों पक्षों में से किसी ओर से नहीं उठी। इसी समय वरदा सुंदरी घर के किसी काम के बहाने से वहां आई और विनय मानो वहां हो ही नहीं, इस ढंग से अपना काम करके जाने लगी। विनय ने सोचा था कि परेश बाबू अवश्य वरदा सुंदरी को बुलाकर विनय का नया समाचार उन्हें देंगे, लेकिन परेश बाबू ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि अभी बताने का समय हुआ है। वह इस बात को अभी सबसे छिपाए ही रखना चाहते थे। लेकिन जब वरदा सुंदरी विनय के प्रति स्पष्ट अवज्ञा और क्रोध प्रकट करके जाने लगी, तब विनय से और न रहा गया। उसने जाने को उद्यत वरदा सुंदरी के पैरों से सिर झुकाकर कहा, मैं ब्रह्म समाज में दीक्षा लेने के प्रस्ताव को लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। मैं अयोग्य हूँ, लेकिन आप लोग मुझे योग्य बना लेंगे, इसका मुझे विश्वास है। वरदा सुंदरी यह सुनकर विस्मय से ठिठक गई और धीरे धीरे मुड़कर कमरे में बैठ गई। जिज्ञासु दृष्टि से उन्होंने परेश बाबू के मुंह की ओर देखा। परेश बाबू बोले, विनय दीक्षा ग्रहण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। वरदा सुंदरी के मन में यह सुनकर विजय का गर्व तो उदित हुआ, लेकिन संपूर्ण आनंद नहीं हुआ। भीतर ही भीतर उनकी यह इच्छा थी कि अब की बार परेश बाबू को एक अच्छा सबक मिल जाए। स्वामी को भी भारी अनुताप भोगना होगा, उन्होंने यह भविष्यवाणी बार बार जोर देकर की थी। इसलिए यह देखकर कि सामाजिक आंदोलन से परेश बाबू कुछ विचलित नहीं हो रहे हैं, मन ही मन वह अधीर भी हो रही थी। अब सारे संकट का सुचारू रूप से समाधान हो जाएगा, यह बात उनके लिए अधिक प्रीतिकर नहीं थी। गंभीर चेहरा बनाकर उन्होंने कहा, दीक्षा का यह प्रस्ताव यदि कुछ दिन पहले ही आ गया होता तो हमें इतना दुख और अपमान न सहना पड़ता। परेश बाबू ने कहा, हमारे दुख कष्ट और अपमान की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। विनय दीक्षा लेना चाहते हैं। वरदा सुंदरी बोल उठी, सिर्फ दीक्षा? विनय ने कहा, अंतर्यामी जानते हैं कि आपका दुख अपमान सब मेरा भी है। परेश बाबू ने कहा, देखो विनय, तुम जो धर्म की दीक्षा लेना चाहते हो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर न डालो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, हम लोग किसी सामाजिक संकट में पड़े रहे हैं, ऐसा सोचकर तुम कोई भी भारी जिम्मेदारी अपने सिर पर न लेना। वरदा सुंदरी ने कहा, सो तो ठीक है, किंतु मैं यह भी कहूंगी कि हम सबको जाल में फंसाकर चुप बैठे रहना भी उनका कर्तव्य नहीं है।
परेश बाबू ने कहा। चुप न बैठकर चंचल हो उठने से तो फंदे में गांठ और भी पड़ सकती है। कुछ करने को ही कर्तव्य कहा जाए यह जरूरी तो नहीं। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। वरदा सुंदरी ने कहा, वह होगा, मैं तो निर्बुद्धि हूं, अच्छी तरह सब बातें नहीं समझ सकती। अब तय क्या हुआ यह सुनकर चली जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत काम है। विनय ने कहा, परसों रविवार को मैं दीक्षा लूंगा। मेरी इच्छा है कि परेश बाबू। एकाएक विनय का मन डूब गया। नियमानुसार ब्रह्म समाज में आवेदन करने जैसी उसके मन की हालत तो नहीं थी। विशेषतया जिस ब्रह्म समाज में ललिता की बात को लेकर उसकी इतनी चर्चा हो चुकी थी, वह किस मुंह से किन शब्दों में चिट्ठी लिखेगा। जब वह चिट्ठी ब्रह्म समाज पत्रिका में प्रकाशित होगी तब वह कैसे सिर उठा सकेगा। वह चिट्ठी गोरा पढ़ेगा, आनंद में ही पढ़ेंगी। उसके साथ और कोई इतिहास तो नहीं दिया जाएगा। उसमें केवल इतनी बात प्रकाशित की जाएगी कि विनय का मन अचानक ब्रह्म धर्म में दीक्षा लेने के लिए बेचैन हो उठा है। सच बात उतनी ही तो नहीं है। उसे और बहुत कुछ के साथ मिलाकर न देखने से विनय के लिए तो कहीं कुछ छिपाने का स्थान ही न रहेगा। वरदा सुंदरी विनय को चुप रहते देखकर डरी, बोली, वह ब्रह्म समाज में तो किसी को नहीं पहचानते, हमको ही सब बंदोबस्त कर देना होगा। मैं आज ही अभी पान बाबू को बुलाए भेजती हूँ। अब तो अधिक समय भी नहीं है, परसों ही रविवार है। इसी समय दिखाई दिया कि सुधीर कमरे के सामने से ऊपर की मंजिले की ओर जा रहा है। उसे पुकारकर वरदा सुंदरी ने कहा, सुधीर, विनय परसों ही हमारे समाज में दीक्षा लेंगे। सुधीर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। मन ही मन वह विनय का बड़ा प्रशंसक था। विनय को ब्रह्म समाज में ले लिया जाएगा यह सुनकर वह बहुत उत्साहित हुआ। विनय जैसी बढ़िया अंग्रेजी लिख सकता था, जैसी उसकी विद्या बुद्धि थी, उसे देखते उसका ब्रह्म समाज में शामिल न होना ही सुधीर को विनय के लिए असंगत जान पड़ता था। विनय जैसा व्यक्ति किसी तरह ब्रह्म समाज से बाहर रह ही नहीं सकता। इसका प्रमाण पाकर उसकी छाती फूल उठी। उसने कहा, लेकिन परसों रविवार तक ही सब कैसे हो जाएगा? बहुतों को तो खबर ही नहीं पहुंच सकेगी। सुधीर चाहता था कि विनय की दीक्षा को एक उदाहरण के रूप में सर्वसाधारण के सम्मुख घोषित किया जाए। वरदा सुंदरी ने कहा, नहीं नहीं, रविवार तक सब हो जाएगा। सुधीर, तुम दौड़ कर जाओ, पान बाबू को तुरंत बुला लाओ। सुधीर जिस अभागे के उदाहरण द्वारा ब्रह्म समाज की अजेय शक्ति का सर्वत्र प्रचार करने की कल्पना से उत्तेजित हो रहा था, वह मन ही मन अपने को बहुत ही हीन अनुभव कर रहा था। जो चीज मन ही मन तर्क करते समय बिल्कुल मामूली दिखती थी, बाहर उसका चेहरा देखकर विनय व्याकुल हो उठा। पान बाबू के बुलाए जाने पर विनय उठ खड़ा हुआ। वरदा सुंदरी ने कहा, जरा बैठो, पान बाबू अभी आ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। विनय ने कहा, नहीं, मुझे तो माफ कीजिए। किसी तरह वह इस वातावरण से निकलकर खुले में सारी बात शांतिपूर्वक सोचने का अवसर पा लेना चाहता था। विनय के उठते ही परेश बाबू भी उठ खड़े हुए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, विनय, जल्दीबाजी में कुछ मत करो, शांति से स्थिर होकर सारी बातें सोचकर देख लो। अपने मन को ठीक ठीक समझे बिना जीवन में इतने बड़े फैसले पर कदम मत उठाओ। मन ही मन वरदा सुंदरी ने पति के प्रति अत्यंत असंतुष्ट होकर कहा, शुरू में तो कोई सोच समझकर काम नहीं करता, बवाल खड़ा कर देता है, फिर जब जान आती है तब कहता है बैठकर सोचो। तुम लोग आराम से बैठकर सोच सकते हो, लेकिन हमारी तो जान निकल रही है। विनय के साथ सुधीर भी सड़क पर आ गया। ढंग से बैठकर खाने से पहले थोड़ा चख कर देखने की जैसी इच्छा होती है, कुछ उसी ढंग की उतावलापन सुधीर को हो रहा था। वह चाहता था उसी समय विनय को अपने दोस्तों में ले जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाकर खुशियां मनाना शुरू कर दे। लेकिन सुधीर के इस उच्छ्वासित उल्लास को देखकर विनय का मन और भी संकुचित होता जा रहा था। जब सुधीर ने प्रस्ताव किया, विनय बाबू चलिए ना, हम दोनों साथ साथ पान बाबू के पास चलें, तब उसकी बात अनसुनी करके झटक कर अपना हाथ छुड़ाकर विनय चला गया। थोड़ी दूर जाने पर विनय ने देखा अविनाश अपने गुट के 2-1 लोगों के साथ बड़ी तेजी से लपकता हुआ कहीं जा रहा है। विनय को देखते ही अविनाश बोला, अरे यह रहे विनय बाबू, बहुत अच्छा हुआ, चलिए हमारे साथ। विनय ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अविनाश ने कहा, काशीपुर का बागीचा ठीक करने जा रहे हैं,
वहीं गौर मोहन बाबू के प्रायश्चित की सभा होगी। विनय ने कहा, नहीं, अभी मुझे जाने की फुर्सत नहीं है। अविनाश ने कहा, यह कैसी बात कहते हैं? यह कितनी बड़ी बात है, क्या आप समझ सकते हैं? नहीं तो गौर मोहन बाबू क्या ऐसा अनावश्यक प्रस्ताव करते? आजकल के ज़माने में हिंदू समाज को अपनी ताकत दिखानी होती है। गौर मोहन बाबू के प्रायश्चित से देश के लोगों के मन में क्या मामूली हलचल मचेगी? हम लोग देश विदेश के ब्राह्मण पंडित सभी को निमंत्रित करेंगे। इससे सारे हिंदू समाज पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। लोग समझ सकेंगे कि हम अभी जिंदा हैं, समझ सकेंगे कि हिंदू समाज मरने वाला नहीं है। किसी तरह अविनाश से छुटकारा पाकर विनय आगे बढ़ गया। हरान बाबू को बुलाकर जब वरदा सुंदरी ने उनसे सारी बातें कही, तब थोड़ी देर वह गंभीर होकर बैठे रहे और फिर बोले, इस बारे में एक बार ललिता से बातचीत कर लेना भी हमारा कर्तव्य है। हरान बाबू ने ललिता के आने पर अपनी गंभीरता की मात्रा को अंतिम स्वर तक चढ़ाकर बोला, देखो ललिता, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का समय आ पहुंचा है। एक तरफ तुम्हारा धर्म है, दूसरी तरफ तुम्हारी प्रवृत्ति। दोनों में से तुम्हें एक मार्ग चुन लेना होगा। इतना कहने के बाद कुछ रुककर हरान बाबू ने ललिता के चेहरे पर आंखें गड़ा दी। हरान बाबू का ख्याल था कि उनकी इस न्यायाग्नि से दीप्त दृष्टि के सामने भीरुता कांप जाएगी, कपट राख हो जाएगा। उनकी यह तेजस्विनी आध्यात्मिक दृष्टि ब्रह्म समाज की मूल्यवान संपत्ति है। ललिता से कहा, तुमने सुना ही होगा, तुम्हारी अवस्था की ओर ध्यान देकर या जिस भी कारण से हो, विनय बाबू आखिर हमारे समाज में दीक्षा लेने को राजी हो गए हैं। यह बात ललिता ने पहले नहीं सुनी थी। सुनकर उसके मन पर क्या असर हुआ यह उसने प्रकट नहीं होने दिया। उसकी आंखें चमक उठी, पर वह पत्थर की मूर्ति से स्थिर बैठी रही। हरान बाबू कहते ही गए, परेश बाबू निश्चय ही विनय की इस मजबूरी से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन वास्तव में इसमें प्रसन्न होने की कोई बात है या नहीं, इसका निश्चय तो तुम्ही को करना होगा। इसलिए मैं आज ब्रह्म समाज के नाम पर तुमसे अनुरोध करता हूँ, अपनी उन्मत्त प्रवृत्ति को एक तरफ हटाकर और केवल धर्म की ओर नजर रखकर अपने हृदय से यह प्रश्न पूछो कि क्या इसमें प्रसन्न होने का वास्तविक कारण है? ललिता अब भी चुप रही। हरान बाबू ने समझा कि उनकी बातों का बड़ा असर हो रहा है। उन्होंने दुगुने उत्साह के साथ कहा, दीक्षा जीवन का कितना पवित्र मुहूर्त है। क्या यह आज मुझे तुम्हें बताना होगा? उस दीक्षा को कलुषित करना, सुख सुविधा या आसक्ति के लालच में पड़कर क्या हम ब्रह्म समाज को असत्य के पथ पर छोड़ देंगे? पाखंड को आदरपूर्वक अपने बीच बुला लेंगे? बोलो ललिता, ब्रह्म समाज की इस दुर्गति का इतिहास क्या तुम्हारे जीवन के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा? ललिता अब भी कुछ नहीं कही। कुर्सी के हत्थे कसकर पकड़े हुए चुपचाप बैठी रही। हरान बाबू बोले, आसक्ति की शह से दुर्बलता मनुष्य पर कैसे दुर्निवार होकर हमला करती है यह मैंने कई बार देखा है, और मनुष्य की दुर्बलता को कैसे क्षमा करना होता है वह भी मैं जानता हूँ। लेकिन जो दुर्बलता केवल अपने जीवन को ही नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन के सहारे की एकदम जड़ पर जाकर चोट करे, उसे क्या पल भर के लिए क्षमा किया जा सकता है? ललिता, तुम ही बताओ, उसे क्षमा करने का अधिकार क्या ईश्वर ने हमें दिया है? कुर्सी छोड़कर ललिता उठ खड़ी हुई, बोली, नहीं पान बाबू, आप क्षमा करें। सारी दुनिया के लोगों को आपके आक्रमण का अभ्यास हो गया है। शायद आपकी क्षमा हम सब के लिए बिल्कुल असहाय हो जाएगी। यह कहकर ललिता कमरे से चली गई। वरदा सुंदरी हरान बाबू की बातों से उद्विग्न हो उठी। वह किसी तरह भी विनय को छोड़ नहीं देना चाहती थी। हरान बाबू से उन्होंने बहुत अनुनय विनय की, किंतु सब बेकार। अंत में उन्होंने शुद्ध होकर उन्हें विदा किया। उनकी समस्या यह थी कि वह न तो परेश बाबू को अपने पक्ष में कर सकी और न हरान बाबू को ही। उन्होंने ऐसी अवस्था की कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बार फिर हरान बाबू के बारे में वरदा सुंदरी की राय बदलने का समय आ गया था। दीक्षा लेने का मामला जब तक विनय के सामने धुंधला सा ही दिखता था, तब तक वह बड़े जोर शोर से अपना संकल्प दोहरा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके लिए उसे ब्रह्म समाज में आवेदन करना होगा और हरान बाबू से भी सलाह ली जाएगी, तब इस खुले प्रचार की विभीषिका से वह अत्यंत कुंठित हो उठा। वह कहाँ जाकर किसके साथ सलाह करे यह नहीं सोच सका। आनंदमयी के पास जाना भी उसे असंभव जान पड़ा। सड़क पर घूमने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह अपने सूने घर में जाकर
ऊपर के कमरे के तख्तपोश पर लेट गया। शाम हो गई थी। नौकर अंधेरे में बत्ती लेकर आया तो विनय उसे मना करने ही जा रहा था कि नीचे से उसने पुकार सुनी, विनय बाबू, विनय बाबू। विनय की जान में जान आ गई, मानो मरुभूमि में प्यासे को पानी मिल गया। इस हालत में सतीश को छोड़कर दूसरा कोई उसे आराम न पहुंचा सकता था। विनय की शिथिलता दूर हो गई। कहो भाई सतीश, कहता हुआ वह लपक कर बिस्तर से उठा और जूता पहने बिना ही तेजी से सीढ़ियों से उतर गया। विनय ने देखा नीचे सीढ़ियों के सामने छोटे आंगन में सतीश के साथ वरदा सुंदरी भी खड़ी है। फिर वही समस्या, वही चकचक। घबराया हुआ सा विनय सतीश और वरदा सुंदरी को ऊपर कमरे में ले गया। वरदा सुंदरी ने सतीश से कहा, सतीश तू जा, थोड़ी देर जाकर वहां बरामदे में बैठ। सतीश के इस नीरस निर्वासन से दुखी होकर विनय ने उससे तस्वीरों वाली कुछ पुस्तकें निकाल कर दी और साथ के कमरे में बत्ती जलाकर बिठा दिया। वरदा सुंदरी ने कहा, विनय, ब्रह्म समाज में तो तुम किसी को नहीं जानते। एक चिट्ठी लिखकर तुम मुझे ही दे दो। मैं कल सवेरे स्वयं जाकर उसे मंत्री महाशय को देकर सब प्रबंध करा दूंगी, ताकि परसों रविवार को ही तुम्हारी दीक्षा हो जाए। तुम्हें और कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तब विनय कुछ उत्तर ही न दे सका। उनके आदेश के अनुसार उसने एक चिट्ठी लिखकर वरदा सुंदरी को तो दे दी। उसे इस बात की भी इच्छा थी कि जो भी हो, किसी एक रास्ते पर चल पड़े जिस पर लौटने या दुविधा करने का कोई कारण ही न रहे। चलते चलते ललिता के साथ विवाह की बात का जिक्र भी वरदा सुंदरी ने कर दिया। वरदा सुंदरी के चले जाने पर विनय के हृदय में एक भारी वितृष्णा जाग उठी। यहाँ तक कि ललिता की स्मृति से भी उसके मन में एक बेसुरा राग गूंज गया। उसे ऐसा लगा कि वरदा सुंदरी की इस अशोभनीय हड़बड़ी में कहीं कहीं मानो सभी के प्रति उसकी श्रद्धा कम होने लगी है। उधर वरदा सुंदरी ने घर पहुंचते ही सोचा कि आज वह ललिता को खुश कर सकेंगी। यह उन्होंने निश्चयपूर्वक समझ लिया था कि ललिता विनय को चाहती है, इसीलिए तो उनके विवाह की बात को लेकर समाज में इतनी चर्चा थी। इसके लिए स्वयं को छोड़कर वरदा सुंदरी और सभी को दोषी मानती थी। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से ललिता से बोलना भी लगभग बंद कर दिया था। इसलिए आज जब बात कहीं किनारे लगते दिख पड़ी, तब ललिता को यह जताकर कि ऐसा उन्हीं के कारण संभव हो सका है, वह संधि करने को आतुर हो उठी। ललिता के बाप ने तो मिट्टी ही कर दिया था। ललिता खुद भी विनय को सीधा न कर सकी और पान बाबू से तो कोई मदद ही नहीं मिली। अकेले वरदा सुंदरी ने ही सारी गुत्थी को सुलझा दिया। हाँ, 5 पुरुष जो नहीं कर सकते, वह अकेले एक औरत कर दिखाती है। लेकिन घर लौटकर वरदा सुंदरी ने सुना कि ललिता जल्दी ही सोने चली गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मन ही मन वह हंसकर बोली, मैं अभी तबीयत ठीक किए देती हूँ। हाथ में बत्ती लिए अंधेरे शयन कक्ष में जाकर उन्होंने देखा ललिता अभी तक सोई नहीं थी। एक तकिए के सहारे अधलेटी पड़ी हुई थी। ललिता फौरन उठ बैठी और बोली, माँ, तुम कहाँ गई थी? उसका स्वर तीखा था। उसे यह खबर मिल चुकी थी कि माँ सतीश को लेकर विनय के घर गई थी। वरदा सुंदरी ने कहा, मैं विनय के यहाँ गई थी। क्यों? क्यों? मन ही मन वरदा सुंदरी को गुस्सा आया। ललिता समझती है कि मेरा उससे कोई बैर है, अकृतज्ञ कहीं की। वह बोली, यह देखो क्यों। कहते हुए विनय की वह चिट्ठी उन्होंने ललिता के आंखों के सामने कर दी। चिट्ठी पढ़कर ललिता का मुंह लाल हो उठा। वरदा सुंदरी ने अपनी बहादुरी जताने के लिए बढ़ा चढ़ा कर कहा, यह चिट्ठी क्या विनय से सहज ही लिखाई जा सकी? वह दावे के साथ कह सकती है कि यह काम किसी और से नहीं हो सकता था। ललिता दोनों हाथों से मुंह ढककर लेट गई। वरदा सुंदरी ने समझा कि उनके सामने अपने हृदय का आवेग प्रकट करने के लिए ललिता सकुचा रही है। वह कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन सवेरे चिट्ठी लेकर ब्रह्म समाज में जाने के लिए तैयार होने पर उन्होंने देखा वह चिट्ठी किसी ने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी है। तीसरे पहर सुचारिता परेश बाबू के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी कि एक बैरे ने आकर खबर दी, एक बाबू आए हैं। कौन बाबू? विनय बाबू हैं? बैरे ने कहा, नहीं, बहुत गोरे लंबे चौड़े एक बाबू हैं। चौंक कर सुचारिता ने कहा, बाबू को ऊपर कमरे में लाकर बिठाओ। आज सुचारिता ने क्या कपड़े पहन रखे थे, कैसे पहन रखे थे, इसकी ओर अब तक ध्यान नहीं दिया था। अब शीशे के सामने खड़े होकर उसे अपनी पोशाक बिल्कुल पसंद नहीं आई।
लेकिन बदलने का समय भी कहाँ था। कांपते हाथों से आंचल और बाल इधर उधर से ठीक करके धड़कते हुए हृदय से सुचारिता बैठने के कमरे में जा पहुंची। शेष कहानी अगले भाग में। अगला भाग लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।